बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आपको पता है कि इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको वेव फ्रंट के बारे में पढ़ाया था और उसकी तीनों टाइप्स पढ़ाई थी हमने। फिर हमने हाइगन प्रिंसिपल को भी एंड पे डिस्कस किया था। तो आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1 सुन ली है। ठीक हो गया। अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह क्योंकि इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उसको समझने के लिए इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है, इंटरफेरेंस को। अच्छा, अब थोड़ा सा बच्चे ज़हन में रखिएगा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी हमने इंटरफेरेंस पढ़ी थी, लेकिन उसमें थी साउंड वेव्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। तो कॉन्सेप्ट कुछ मिलते जुलते ही हैं। अगर आपको वो साउंड वेव की इंटरफेरेंस याद है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ हम इसको पढ़ते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशन है, ये अलग चीज़ है, ये साउंड में नहीं होती। तो बहरहाल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, क्योंकि चैप्टर लाइट का है, फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक हो गया। व्हेन टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसी, जब दो एक जैसी वेव्स आइडेंटिकल, अच्छा अब उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। अगर दो वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक हो गया, सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, दो लाइट वेव की। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर। फ्रीक्वेंसी मीन सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? अब जब मैं कह रहा हूं ना फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इट मीन उनका कलर सेम होना चाहिए। अगर कलर अलग अलग होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये बात आप जेहन में रख लें। लाइट की इंटरफेरेंस आप देखना चाहते हैं तो दो लाइट वेव का कलर भी एक जैसा होना चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और उसके साथ साथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में लाइट की वेव्स ट्रेवल कर रही हो। अब आप देख लें, तीन कंडीशन मैंने बताई हैं, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन। दो लाइट वेव है ना, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। पहली बात, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, अगर रेड है तो रेड की दोनों लाइटें हो, अगर रेड और येलो होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, आर सुपर इम्पोज्ड, और वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगी टू ईच अदर इन सच अ वे डेट दे रीइंफोर्स। बच्चे, रीइंफोर्स का मतलब है सपोर्ट। तो किसी जगह पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, ईच अदर एट सम पॉइंट्स। अब जहां पर वो सपोर्ट करेंगी वहां पर बनेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया। एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और जहां पर एक दूसरे को कैंसिल करेंगी वहां पर बनेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये मैं DI लिख रहा हूं। तो वो लाइट की दो वेव्स किसी जगह पर सपोर्ट करेंगी एक दूसरे को और किसी जगह पर कैंसिल करेंगी। जहां पर सपोर्ट करेंगी वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहां पर कैंसिल करेंगी वहां पर डिस्ट्रक्टिव है। तो अब ये कंडीशन पढ़ने से पहले ना इसकी हम दो टाइप्स पढ़ते हैं। तो बच्चे, इंटरफेरेंस की दो टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर एक लाइट वेव है ना, अगर एक का क्रस्ट दूसरी के क्रस्ट के ऊपर आए, क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर या ट्रफ ट्रफ के ऊपर आए, तो फिर हम कहेंगे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर ओपोजिट है तो यानी कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ है, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट है, तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यानी कि अगर सेम सेम है तो कंस्ट्रक्टिव है, डिफरेंट है तो डिस्ट्रक्टिव है। ठीक हो गया। उधर हम पढ़ते थे ना इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव में, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी तो लाउडनेस पैदा होती थी, आवाज ऊंची हो जाती थी, और जब डिस्ट्रक्टिव है तो आवाज मध्यम हो जाती थी, फेंटनेस। लेकिन अब तो हम साउंड को नहीं पढ़ रहे, अब तो हम पढ़ रहे हैं लाइट को। तो जब दोनों लाइट वेव क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो उसकी निशानी क्या है जी? आपको ब्राइटनेस नजर आएगी।
लाइट ब्राइट हो जाएगी। और इसका उलट भी देखते जाए, अगर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो फिर आपको डार्कनेस मिलेगी, यानी कि वहाँ पर आपको अंधेरा नज़र आएगा। तो जहाँ पर डार्कनेस हो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव है, डी से डी याद कर लें, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ पर ब्राइटनेस होगी। अच्छा जी, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्योंकि इसमें क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है, तो एक वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरी का एम्पलीट्यूड इसमें हम ऐड करेंगे, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसमें जमा करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, इसका उलट होता जाएगा ना, तो इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड माइनस में होगा। अब आता है फार्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, पहली और दूसरी को मिला देना, पहली लाइट की इंटेंसिटी और दूसरी की, तो बच्चे उसका फार्मूला बनता है जी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। ये पूरा फार्मूला है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूं लिखते हैं। तो इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। तो ये आप यही समझ लें A प्लस बी का स्केयर है, इधर A माइनस बी का स्केयर है। तो A से क्या मुराद है जी I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट होल का स्केयर। तो अगर आप इसको ओपन करें तो यही तो बनता है, ठीक हो गया, यानी कि A का स्केयर स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, तो I1 ही बच जाएगा, A का स्केयर B का स्केयर प्लस 2AB। बात समझ आई। अब ये कोस फाई ये एंगल है, एंगल, ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है ना, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, फार्मूला दोनों का सेम है, बस कंस्ट्रक्टिव में प्लस आएगा, डिस्ट्रक्टिव में माइनस, इधर भी प्लस है इधर माइनस है, बस ये फ़र्क है। तो इसके फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, ठीक हो गया। यानी कि अगर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ना अपने एमडी कैट के लिहाज से, आप इसको याद कर लीजिएगा एमसीक्यूज को। तो आप पहली वेव की इंटेंसिटी और दूसरी की अंडर रूट लेके जमा करेंगे और जो आंसर आएगा उसका फिर आप स्केयर ले लेंगे। बच्चे याद रखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होगा ना वो एक पूरी वेवलेंथ होगी। डी से मुराद है पाथ डिफरेंस, ये आप याद रखेंगे। ये जो अगला लॉन्ग है ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें ये यूज होगा। तो इसमें पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या है, एन लैम्डा, पूरी वेव है, इसमें हाफ वेव होगी डिस्ट्रक्टिव में 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा, अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी कि पूरी वेवलेंथ आ रही है। अब इसमें देख लें, इसमें लैम्डा है ना, तो इसमें लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। अब इसमें ओड इंटीजर है 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन। तो ये तो आ गया पाथ डिफरेंस का फार्मूला। अब हम पढ़ते हैं फेज डिफरेंस। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको बताया था ये रिलेशन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। पता नहीं आपने वो लेक्चर सुना या नहीं सुना, मैं दोबारा लिख देता हूँ। अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया गया हो तो आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, फाई इज इक्वल टू 2πx ओवर लैम्डा। तो बच्चे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये x क्या है, x इज द पाथ डिफरेंस, x इज द पाथ, यानी कि आप जिसको d कह रहे हैं। अगर ये लैम्डा है ना तो आप देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 2π आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये लैम्डा की वैल्यू पुट करवा के x की जगह पे ये पाथ डिफरेंस है x, और ये फाई क्या है, ये मैं इधर लिख देता हूं, x इज द पाथ डिफरेंस एंड फाई इज द फेज डिफरेंस। ये चैप्टर 8 में मैंने इसका प्रूव भी करवाया हुआ है इस फार्मूले का। तो आप चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 1 जरूर सुनेंगे अगर आप इसका प्रूव समझना चाहते हैं। लीनियर रेशो और एंगुलर रेशो बराबर होती है, तो पूरा प्रूव हमने किया हुआ है। बहरहाल तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा जी, 2n π, ये इसका जनरल फार्मूला है। और डिस्ट्रक्टिव में फाई इज इक्वल टू 2n - 1 इंटू पाई। अब आप देखें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा 2π 4π 6π, यानी कि इवन नंबर होंगे 2 4 6 8। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में ओड है, कंस्ट्रक्टिव में एंगल जो होगा वो इवन होगा, डिस्ट्रक्टिव में ओड होगा 1 3 5 π 3π 5π 7π एंड अप टू सो ऑन। तो ये जनरल फार्मूले मैंने इसको हाईलाइट कर दी है। तो ये रिलेशन है जी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का।
ठीक हो गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का ओवरव्यू। अब हम पढ़ते हैं जी कि अगर हम चाहते हैं ना कि इंटरफेरेंस को हम देखें, उसको डिटेक्ट कर सकें, तो बच्चे उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो ये कंडीशंस क्या क्या है? द इंटरफेयरिंग बीम मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है जी? मोनो का मतलब है वन, क्रोमैटिक का लफ्ज निकला क्रोमा, ग्रीक लेटर है। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर। सिंगल कलर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये कहें कि सिंगल वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ सेम हो। बात समझ आ रही है? अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा मोनोक्रोमैटिक को। फिलहाल आप इसके पॉइंट याद कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो जो दो लाइट की दोनों वेव्स हैं, दोनों बीम हैं, उनका मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक। पहली कंडीशन ये है। दूसरी, द इंटरफेयरिंग बीम मस्ट बी कोहेरेंट। ये कोहेरेंट क्या होता है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उनका जो एंगल का डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता जीरो, जो भी हो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, द सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब देखे ना, दो सुराख हैं, अब उसमें से लाइट गुजर रही है। अब एक सुराख इधर हो, एक इधर हो, तो जब वो दूर दूर इतने होंगे तो फिर तो इंटरफेरेंस होगी नहीं। तो अगर हम चाहते हैं दो लाइटें आपस में इंटरफेयर करें, तो वो जो दो सुराख है ना जहां से लाइट निकल रही है, वो दोनों सुराखों का वेरी क्लोज होना भी वो जरूरी है। तो वेरी क्लोज टू ईच अदर, नोट कर लें जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज मस्ट बी कंपेरेबल। यानी कि दोनों की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो सेम सेम होनी चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 5, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मस्ट बी इक्वल। उन दोनों लाइट की वेव्स का एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए या नियरली इक्वल। मैंने इधर लिखा ना सेम एम्पलीट्यूड, या तो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो या तकरीबन बराबर हो तो चल जाएगा। नंबर 6, द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स मस्ट बी स्मॉल। यानी कि दो लाइट वेव का जो पाथ डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, पाथ डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए। पाथ डिफरेंस को डी से या एक्स से जाहिर करते हैं। ठीक है। नंबर 7, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मस्ट बी एप्लीकेबल। इसको लीनियर सुपरपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है बच्चे, अगर ये पूरी होंगी तो लाइट इंटरफेयर कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट। आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो जी बच्चे, मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है वन, सिंगल। क्रोमैटिक मतलब कलर, सिंगल कलर। तो मोनोक्रोमैटिक मतलब लाइट का कलर सेम, सिंगल होना चाहिए, सेम कलर। या आप ये भी तो कह सकते हैं ना, सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। कलर की बजाय अगर आप ये कहें ना लाइट की वेवलेंथ एक ही होनी चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह पता है क्या है? कि अगर आप रेड और ग्रीन कलर को मिक्स कर दें तो येलो कलर बनता है। अब आप देखेंगे यार येलो तो एक कलर है, आप धोखा भी तो खा सकते हैं ना। तो जब हम दोनों को लैदा करेंगे पता चलेगा ये तो एक नहीं है, ये तो रेड और ग्रीन का मिक्सचर है। इस तरह तो फिर इंटरफेरेंस ही नहीं होगी। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि कलर एक होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन सिंगल कलर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्स इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दो लाइट वेव का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। 0 हो, 90 हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट हो। ठीक हो गया। हाउ टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स। अब हम अपनी डेली लाइफ में कोहेरेंट सोर्स कैसे अचीव कर सकते हैं? सुने, मैं इसकी मिसाल देता हूं। हम ये चाहते हैं कि लाइट का कलर भी सेम हो और उनमें एंगल का डिफरेंस भी ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि आप सोर्स ऑफ लाइट एक ही लें। मिसाल के तौर पर सूरज है ना, सन, कलर एक है, ठीक है।
आप मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कमरे में 2 सुराख कर दें, करीब करीब दीवार में ना 2 सुराख कर दें, तो ये बुक वाला यही लिख रहा है कि 2 स्लिट, सुराख 2 कर दें, ठीक है। पीछे से सोर्स ऑफ लाइट एक ही हो, सोर्स ऑफ लाइट एक ही हो, ठीक है। अब जब सोर्स ऑफ लाइट एक होगा तो ये बात तो कन्फर्म है ना कि उसका कलर एक है, सोर्स ऑफ लाइट एक है तो कलर एक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक वाली कंडीशन पूरी होगी। अब पीछे से सोर्स एक है, सुराख 2 हैं, बात समझ आई। तो इस सुराख में से भी रोशनी निकलेगी, इसमें से भी निकलेगी, ठीक है। तो अब ये क्या बनेंगे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर नहीं होगा तो हम उसका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके उसको कांस्टेंट बना लेंगे। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। हाइगन प्रिंसिपल के ऊपर जितने भी पॉइंट हमने पढ़े थे वेव फ्रंट के ऊपर, वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस के थे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, हाइगन प्रिंसिपल के जो पॉइंट्स हैं वो कोहेरेंट सोर्स हैं। तो बच्चे आई होप कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको इंटरफेरेंस के मुतालिक समझ आ गए। तो ये चीज़ें आप इसको याद करें तो इंशाल्लाह यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें आपको काम देंगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।